वेलकम बैक टू हेल गार्डन। और ये नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा शानदार। वैसे ये है एपिसोड नंबर 134। नए लोग फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन को स्मैश कर दो सो दैट फ्यूचर में तुम्हारे पास लगातार वीडियोस पहुंचते रहें। चलो अब हो जाए पिछली वीडियो का रिकैप। जब आइस रिवर वैली ई सिटी को सराउंड कर लेती है और ई क्लैन की फट के हाथ में आ गई थी, तो फिर आइस रिवर वैली को फेस करने के लिए टियान हो, जुंजे और जियान ऊपर जाते हैं। अब वेल आइस रिवर वैली में भी एक दोजुन था, इसका नाम था टियान शुआनजी। ये वेल उनका फर्स्ट एल्डर होता है। ऑफ कोर्स इसका टारगेट होने वाले थे टियान हो जुंजे, बट इससे पहले फाइट शुरू हो पाती बीच में हॉल ऑफ सोल भी एंट्री मार लेता है। एग्जैक्टली बात करिए तो आया था प्रोटेक्टर वू। अब प्रोटेक्टर वू तो तुम जानते ही हो, तो उसे देख के जियान एकदम आग बबूला हो जाता है। फिर क्या मारा मारी शुरू हो जाती है। डीमन पपेट से फाइट कर रहा होता है वो टियान से, वही प्रोटेक्टर वू कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगता है। इससे पहले वो जियान की 2 स्टार दोजों की पावर को और ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर पाता। जियान परफॉर्म करता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। जब उसने पहला चेंज परफॉर्म किया था तब भी इसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, लेकिन जियान जैसे ही सेकंड चेंज पे आता है प्रोटेक्टर वू के एक्सप्रेशन सगली होने शुरू हो गए थे और थर्ड चेंज तक आते आते तो उसकी जैसे बत्ती गुल हो गई हो। फिर प्रोटेक्टर वू और जियान के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स जियान प्रोटेक्टर वू की बहुत बजाता है, लेकिन जैसे उसे मारने वाला होता है तभी बीच में इंटरफियर करता है वो टियानशी। हमें पर्सनली इस टियानशी से सबसे ज्यादा नफरत करने लगा हूँ, क्योंकि जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 7 स्टार दोजोंग तक पहुंच गई थी, तो टियानशी जो कि दोजोंग के पीक का एक्सपर्ट है वो भी जियान से टकराने की हिम्मत नहीं करता। वो आइस रिवर के 2 एल्डर्स को बुला के जियान से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद ये लोग जियान को सराउंड कर लेते हैं। बीच में फॉर्म हो जाती है एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। अब नॉर्मल सिचुएशन में एक पीक ऑफ दोजोंग और 2 7 स्टार के दोजोंग अपने हैंड्स को ज्वाइन करके जियान को संभालने के लिए काफी थे, लेकिन इसकी प्री कंडीशन थी कि जियान अपने दूसरे ट्रम्प कार्ड को यूज नहीं करता, जो कि हो नहीं सकता है। जियान यूज करता है फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। हाँ, ये वही टियान हो जुंजे की टेक्निक है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होगी। जैसे ही जियान कहता है फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, उसके हाथ में बन रही सील भी पॉज हो जाती है। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, तुरंत ही वहाँ पे फिर होती है एक डीप ब्लू कलर की फ्लेम। इस डीप ब्लू फ्लेम को कहते हैं सी डीमन फ्लेम। ये कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी। जब जियान बीस्ट की फ्लेम्स को कलेक्ट कर रहा होता है, ये उनमें से एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम थी। ये फ्लेम एक रैंक 7 के बीस्ट की बॉडी से ओरिजिनेट होती है, जिसका नाम था सी डीमन बीस्ट। भले ये स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये हेवनली फ्लेम से कंपेयर नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि जियान को फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को यूज करना है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन के रूप में जियान को इसे यूज करना होगा। जैसे ही डीप ब्लू फ्लेम अपीयर हुई थी, ये अचानक से स्वेल होना शुरू हो जाती है। थोड़ी और देर तक मिस्टीरियस तरीके से विगल होने के बाद ये एक ब्लू कलर के फायर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जब ये फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है तो उसमें 5 तरीके की फ्लेम्स की जरूरत पड़ती है। इन 5 अलग अलग फ्लेम से 5 अलग अलग बीस्ट की स्पिरिट्स बनती हैं, जो होते हैं वुल्फ, लायन, टाइगर, लेपर्ड और ड्रैगन। जब ये 5 बीस्ट की स्पिरिट्स अपीयर होंगी तभी फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को पूरी तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जियान बस 3 ही बीस्ट स्पिरिट्स को यूज कर सकता है जो हेवनली फ्लेम से बनी हुई हो। इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ऑफ कोर्स इस स्ट्रेंथ को भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे ही फायरवुल्फ स्पिरिट फॉर्म हुई थी, जियान की हैंडसीज चेंज होती हैं। जियान के हाथ में चुपचाप से एक रेड बीड अपीयर हुआ था। जैसे ही आसमान की सनलाइट इस पे पड़ती है, इसके ऊपर फ्लोट करने लगती है एक व्हाइट कलर की फ्लेम। जियान का माइंड इस व्हाइट कलर की फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है। हम इसे विगल करते हुए देखते हैं। एक मोमेंट के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है फायर लेपर्ड की स्पिरिट में। जियान की करंट फायर कंट्रोलिंग एबिलिटीज और फ्लेम क्रिएशन स्किल की प्रैक्टिस को देखते हुए जियान इस पूरी फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को यूज करने के लिए एलिजिबल हो गया था। अब इन 5 तरह की फ्लेम स्पिरिट्स को फॉर्म करना जियान के लिए डिफिकल्ट नहीं था। जियान के सामने एनॉर्मस फायर लेपर्ड और फायर वुल्फ खड़ा हुआ था। ये टियानशी के ग्रुप की तरफ देख के रोर करते हैं। जियान के सेक्शन को देख के टियानशी का ग्रुप भी सरप्राइज हो गया था। उन्हें पता नहीं था कि जियान यहाँ क्या करना चाहता है। जब ये लोग सरप्राइज फील कर रहे होते हैं, जियान की हाथों की हैंडसील दोबारा चेंज होती है। एक के बाद ग्रीन, इनविजिबल और डेंस व्हाइट फ्लेम अपीयर हुई थी। जैसे ये 3 तरह की हेवनली फ्लेम्स यहाँ पे अपीयर होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज होने लगता है। इस सिटी को जिस कोल्ड एयर बैरियर ने सराउंड करके रखा था वो भी फ्लक्चुएट करने लगा था। आइस रिवर वैली के लिए अच्छी बात है कि इस बैरियर को उनके डिसाइपल्स लगातार कोल्ड ची प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये डैमेज नहीं होता। शुरुआती दोनों फ्लेम से कंपेयर करें तो जियान इन तीनों हेवनली फ्लेम्स के साथ बहुत ही फैमिलियर फील करता था। इस वजह से जो लास्ट 3 बीस्ट बने थे उसमें जियान को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ ही मिनट्स के अंदर एक लाइफ लाइक लाइन फायर स्पिरिट, एक लाइफ लाइक टाइगर फायर स्पिरिट और एक जिंदा लगने वाली ड्रैगन जैसी फायर स्पिरिट ये जियान की चढ़ने हेवनली फ्लेम्स में से पैदा होती हैं। जैसे ही 5 फायर स्पिरिट्स यहाँ पे फॉर्म हुई थी, आसमान का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है। आसपास की नेचुरल एनर्जी भी बहुत वायलेंट हो जाती है। अचानक से हुए इस चेंज की वजह से लोग सरप्राइज हो गए थे। एक मोमेंट के बाद सभी की सरप्राइज आके जाती है जियान के ऊपर। जैसे ही 5 बीस्ट स्पिरिट्स अपीयर हुई थी, आसपास के नेचर में इतना चेंज हो गया है, क्लियरली इनके बीच में रिलेशन है। नेचर में क्रिएट हुई इस रिपल की वजह से टियान हो जुंजे का ध्यान
जियान भी अट्रैक्ट हो जाता है। इन 5 फेमिलियर फायर स्पिरिट्स को देख के टियान जुंजे की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। तुरंत ही उनके चेहरे पे एक प्लीज्ड स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक। अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस फेलो ने से यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल 2 टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है। इसका मतलब मेरी इनहेरिटेंस को इसने ऑब्टेन किया है, राइट। ये कहने के बाद उनका ध्यान जाता है सामने खड़े टियान शुआनजी की तरफ। वो रिडिक्यूल के साथ कहते हैं ये आइस रिवर वैली सच में काफी अलग तरीके से एक्ट करती है। लगता है तुम्हारा नाम आइस रिवर वैली नहीं बल्कि डिस्पिकेबल वैली होना चाहिए। तुम लोग पहले तो अपनी उम्र का ख्याल न रखते हुए एक यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट से फाइट कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम लोग घेराबंदी पर उतर आए हो। सच में तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। टियान होजुंजे की मौकरी को सुन के वो टियान शुआनजी स्माइल करता है। वो कहता है जो जीतता है वही राजा होता है और हारने वाला बन जाता है बैंडिट। मेरी आइस रिवर वैली सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करती है। रिजल्ट किस प्रोसेस से आया है इस पे हम फोकस नहीं करते, लेकिन इस लड़के की परफॉर्मेंस ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है। बट इसके पास इस बार कोई प्रोटेक्शन नहीं होने वाली। टियान शुआनजी टियानशे को अच्छे से समझता था। हालांकि टियानशे पिछली बार फेल हो गया था, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है टियान होजुंजे को। और तो और अभी टियानशे की हेल्प आइस रिवर वैली की तो एल्डर्स कर रहे हैं। अभी कोई भी एक्सपर्ट जो कि 2 जून तक नहीं पहुंचा है वो इस लाइनअप का सामना नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जियान का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर टियान जुंजे आगे कुछ नहीं बोलते। ये दोनों आसमान में खड़े हुए थे, लेकिन इन्हें कोई देख नहीं पा रहा था। दूसरी साइड एक बहुत ही बड़ी बैटल एरप्ट हो चुकी है, लेकिन इस साइड जहाँ पे और भी बड़ी बैटल दिखनी चाहिए थी, एक्चुअली में दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे को बस घूरे जा रहे हैं। यहाँ पे फाइट का तो कोई नामो निशान नहीं है। खैर ये आउटर अपीयरेंस बस नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल है। जिनकी आई साइट बहुत शार्प है वो समझ पाएंगे कि टियान शुआनजी और टियान जुंजे के बीच में भी एक टेरिफाइंग क्लैश हुई है। इन दोनों की और एक दूसरे पे टिक चुके हैं। जिसके ऑरे में सबसे पहले फ्लक्चुएशन दिखाई देगी, उसके ऊपर दूसरी पार्टी का भयानक सा अटैक आएगा। एक एलिट दोजन नॉर्मली फाइट नहीं करता, लेकिन जब वो हमला करता है तो उसकी पावर ट्रूली टेरिफाइंग होती है। खैर नेचर में क्या चेंज हो रहा है टियानशी का ग्रुप भी इसे फील करता है। इस वजह से जैसे ही जियान के सामने वो 5 फायर स्पिरिट्स अपीयर हुई थी, टियानशी के ग्रुप के एक्सप्रेशन सिंक हो गए थे। टियानशी अपने मन में काफी अनईजी फील करता है। अभी उसका एक्सप्रेशन काफी ग्लूमी हो गया था। वो अपनी स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक को हवा में पटकते हुए बोलता है हम और डिले नहीं कर सकते, चलो अटैक करो। ये सुन के विंगजुआन और बिंगहुआ नॉड करते हैं। उनके हाथों में आइसी कोल्ड ऑरा इकट्ठा होने लगा था। इमीडिएटली ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है 2 आइस सोर्ड्स में। इनमें से लगातार बोन चिलिंग कोल्ड लेयर बाहर आ रही थी। जियान की बॉडी के चारों तरफ भी वो 5 स्पिरिट्स खड़ी हो गई थी। इन स्पिरिट की बॉडी में से लगातार हॉट फ्लेम्स रिलीज होती हैं। इनका टेम्परेचर इतना हाई था कि इनके पास का स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। सेंटर में खड़े हुए जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल काम होते हैं। एक इंस्टेंट के बाद अपने आईब्रोज को रेज करता है। हमें एक चीख की आवाज सुनाई देती है। जियान के पीछे से एक आइस कोल्ड ऑरा उसके ऊपर हमला कर रहा था। इसका टारगेट था एक फेटल स्पॉट। अचानक से आए हुए इस कोल्ड विंड अटैक की वजह से जियान की बॉडी बिल्कुल मूव नहीं होती। साइड में खड़े वुल्फ और लेपर्ड स्पिरिट के मुंह से लो रोर की आवाज आती है। हम इनके मुंह से 2 हॉट फ्लेम्स को रिलीज होते हुए देखते हैं। ये आ रही कोल्ड एयर को तुरंत ही ब्लॉक कर देते हैं। जो एटमोस्फेयर तब से स्टेलमेट कंडीशन में चला गया था, इस अटैक की वजह से माहौल भी टूट जाता है। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। जैसे उसकी हाथों की सील्स चेंज होती है, वो कहता है फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक इन्फॉर्मेशन। जैसे जियान के मुंह से आवाज आई थी, वो 5 फायर स्पिरिट स्विच के साउंड के साथ एक पेंटागन फॉर्मेशन में खड़ी हो जाती हैं। इन 5 ने 100 मीटर के रेडियस के एरिया को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। हमारे कानों में रोर्स की आवाज जाती है। ये लो डीप रोर्स की आवाज आ रही होती है इन 5 स्पिरिट्स के मुंह से। इमीडिएटली इन 5 के मुंह से 5 फ्लेम्स बाहर आती हैं। ये अलग अलग रंग के फायर पिलर्स एक दूसरे की बॉडी में जाने लगे थे, जिससे क्लियर पेंटागन शेप बन जाती है। जैसे ये फायर पिलर्स एक दूसरे की बॉडी से टकराते हैं, इन 5 स्पिरिट्स की बॉडी और भी खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है। इमीडिएटली इनकी बॉडी से अलग अलग लाइट पिलर्स बाहर आते हैं। जैसे ये लाइट पिलर्स बाहर आए थे, ये कई छोटी छोटी लाइट रेज में ट्रांसफॉर्म होके एक मिस्टीरियस सी फॉर्मेशन को बनाने लगे थे। कुछ लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो कुछ एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही होती हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आसमान के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी थी। ये लाइट फॉर्मेशन जस्ट फॉर्म हुई थी, तभी ऊपर से ब्राइट फायर कर्टन नीचे आता है। इसने नीचे के 100 मीटर रेडियस को कवर कर लिया था। इस फायर बैरियर के अंदर टियानशी का ग्रुप आ गया था। इस सडन चेंज की वजह से टियानशी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसके बाकी के दोनों साथी भी साथ में आ जाते हैं। उनके हाथ मूव करते हैं और एक कोल्ड लेयर वहां पे इकट्ठी होती है, जिसके बाद ये स्मैश कर दी जाती है उस फायर कर्टन में। लेकिन इससे वो फायर कर्टन बस फ्लक्चुएट ही होता है। आधे सेकंड के अंदर ही उनके वो कोल्ड और रिजॉल्व हो गए थे। जब विंग्सवान सेंस करता है कि उसका अटैक कितना वीक हो गया है, तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो कहता है ओल्डशी, ये फॉर्मेशन एकदम वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी से भरी हुई है। यहाँ पे हमारी आइस दुई की बहुत ही सप्रेस हो रही है। अभी टियानशी का एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी था। उसकी वो डार्क और कोल्ड निगाहें देखती हैं जियान को, जो खुद भी इस फॉर्मेशन के अंदर होता है। वो कहता है हमें पैनिक नहीं करना। इस लड़के के पास चाहे कितनी भी टैक्टिक्स हो, लेकिन जब तक हम साथ हैं तब तक ये हमें हरा नहीं सकता। इस वजह से बिल्कुल पैनिक मत करो और अपना फोकस बना के रखो। जियान इस फॉर्मेशन को देख के एक कोल्ड आवाज में
में कहता है ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये कहने के बाद उसने हैंड सील्स को चेंज किया था। जैसे उसके हाथों की सील्स चेंज हुई थी, उस फायर कर्टन में कई रिपल्स फॉर्म होती हैं। इमीडिएटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी 5 कलर्ड फ्लेम बाहर आई थी, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फ्लेम के सी में, जो इस फायर कर्टन के अंदर फैल गया था। ये 5 कलर्ड फ्लेम बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन जैसे ही अपीयर हुई थी, इवन उस टियानशी का एक्सप्रेशन भी बहुत अगली हो गया था। वो क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि इसके अंदर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ कंटेंट है। 3 तरह की हेवली फ्लेम्स, एक अच्छी क्वालिटी की बीस्ट फ्लेम और एक मिस्टीरियस सन फ्लेम। जब ये पांचों फ्लेम्स एक दूसरे से मर्ज हुई हैं, तो ये पांचों एक दूसरे को और अच्छे से स्टिमुलेट करने लगी हैं। अगर इस फ्लेम के लिए कोई फाइनल वर्ड बोला जाए तो वो होगा फ्राइटनिंग। जियान का एक्सप्रेशन आइस कोल्ड था, उसकी बॉडी से लगातार दुखी बाहर आती है। फाइनली एंटर होती है उस फायर कर्टन में। जियान कहता है स्काई इंसनरेटिंग एक्सपेलिंग फ्लेम्स। अचानक से उसकी फिंगर्स पॉइंट होती है टियानशी की टोली की तरफ। वो 5 कलर्ड फ्लेम तो किसी फेरोशियस बीस्ट की तरह अपीयर होती है, जिसकी आंखें लॉक हो चुकी थी टियानशी की टोली के ऊपर। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ये उनके सामने अपीयर होती है। स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज को अनलीश करने के बाद जियान की करंट स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है 7 स्टार दोजोंग पे। अभी उसके और टियानशी के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं है। साथ ही में इस फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की फाइटिंग स्ट्रेंथ को भी ऐड कर दिया जाए तो ये टियानशी को भी शॉक में लाने के लिए काफी थी। इस कलरफुल फ्लेम को अपनी तरफ आते हुए देख टियानशी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वहीं पे उसके पीछे जो बिंगजुआन और बिंगहुआ खड़े हुए थे, उनके हेड्स तो एकदम नम हो गए थे। वो इस ब्यूटीफुल सी फ्लेम के अंदर एक बहुत ही वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को सेंस कर पाते हैं। इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहाँ पे टियानशी के लेवल के एक्सपर्ट को भी इसे काफी सीरियसली देखना होगा, वरना उसका यहाँ पे काम तमाम हो सकता है। इस समय टियानशी, जो कि अपने ऊपर काफी प्राउड फील करता था, वो जियान के ऊपर से अपना पुराना एस्टिमेशन हटा लेता है। ये ब्यूटीफुल 5 कलर्ड फ्लेम आसमान से नीचे आती है। जहाँ से पास कर रही थी, स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। इसे देखने वालों की आईसाइट थोड़ी ब्लरी हो गई थी। जब नीचे खड़े लोग इतनी टेरिफाइंग 5 कलर्ड फ्लेम को देखते हैं तो इन सभी के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो चुके थे। भले ही फायर कर्टन इसे आइसोलेट कर रहा हो, लेकिन इसके अंदर की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को ये भी सेंस कर पाते हैं। अब इन सभी की बॉडी के अंदर गूज़बम्स फैल रहे थे। वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि अगर वो टियानशी के ग्रुप की जगह खड़े होते तो उनका रिएक्शन क्या होता। ऑफ कोर्स क्योंकि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका आंसर नहीं दे सकते, बट रिगार्डलेस चाहे ये लोग कितने बेवकूफ हो, एक बात तो क्लियर है कि ऐसी सिचुएशन अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स जैसा कि सबने सोचा था वैसा ही है। टियानशी के ग्रुप के एक्सप्रेशन सभी बहुत ही ज्यादा अगली हो गए थे। इस ब्रिलियंट फ्लेम के अंदर की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ किसी पॉइजन में डूबी नीडल की तरह थी, जो कि अंधेरे में उनकी तरफ चली आ रही है। इसे सेंस करके इनकी स्किन में लगातार चिल फैलती है। बिंगजुआन अपने सलाइवा को गटकता है। वो कहता है ओल्ची, हमें क्या करना चाहिए। अभी उसके एक्सप्रेशन में थोड़ा पैनिक दिखाई दे रहा था। ये ब्राइट 5 कलर्ड फ्लेम कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। अगर वो इसे हेड ऑन कोलाइड करते हैं तो इन दोनों 7 स्टार दोजों की हालत बहुत खराब होने वाली है। ये लोग आईसी कोल्ड दुखी के प्रैक्टिशनर्स थे। कोइंसिडेंटली उस 5 कलर्ड फ्लेम ने सप्रेस करके रखा है। अगर यहाँ पे कोई सही टेक्निक यूज नहीं करी गई तो फिर इनकी खटिया खड़ी होनी पक्की है। टियानशी का एक्सप्रेशन भी सिंक हो जाता है। वो इन्हें रेप्रिमेंड करते हुए कहता है तुम लोग पैनिक क्यों हो रहे हो। वो एक डीप टोन में कंटिन्यू करके बोलता है अगर इसके पास फॉर्मेशन है तो फिर हमारी आइस रिवर वैली भी पीछे नहीं है। जल्दी से आइस रिवर फॉर्मेशन को फॉर्म करो। भले इस लड़के की फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है पर ये लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाएगी। जैसे इसकी स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज की टाइम लिमिट खत्म होगी, ये फॉर्मेशन नेचुरली ब्रेक हो जाएगी। उस समय इसका काम तमाम करना बहुत आसान होगा। ये टियानशी बुड्ढा सच में अपने नाम का वर्दी था। जब वो इतनी खतरनाक सिचुएशन को फेस करता है तब भी इसके चेहरे पे पैनिक नहीं होता, बल्कि इसने बस एक ही सेंटेंस के अंदर जियान की फेटल वीकनेस को आइडेंटिफाई कर दिया। टियानशी के इस गुस्से भरी आवाज को सुन के बिंगहुआ और बिंगजुआन के चेहरे लाल हो जाते हैं। वो इमीडिएटली नॉड करते हैं। कुछ कदम पीछे लेके वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गए थे। इनकी बॉडी से रिलीज होते हैं आइसी कोल्ड बोन चिलिंग और टियानशी डार्क और सोलम एक्सप्रेशन के साथ जियान को देख रहा होता है, जो भी थोड़े से डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। वो अपनी वॉकिंग स्टिक को खाली हवा में टकराता है। उसकी बॉडी से एक भयानक सा कोल्ड ऑरा रिलीज हुआ था। फाइनली ये बाकी के दोनों औरों से मिल जाता है। जब ये तीनों औरे मिल गए थे तो ये एंड में जाके सॉलिडिफाई हो जाते हैं एक आइस मिरर में, जो इन तीनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये स्नो व्हाइट आइसी मिरर इन तीनों की दुखी से बना हुआ है। इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। मोस्ट लाइकली अगर दोस्तों के पीक लेवल का एक्सपर्ट भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करता है तब भी इस मिरर को तोड़ने में उसे डिफिकल्टी होने वाली है। जैसे ही आईसी मिरर फॉर्म हुआ था वो 5 कलर्ड फ्लेम यहाँ पे अराइव होती है, जिसके बाद ये किसी फियर्स बीस्ट की तरह इस मिरर में टूट पड़ी थी। ये मिरर उस इंटेंस फ्लेम में डूब जाता है। जैसे ही 5 कलर्ड फ्लेम इस मिरर के कांटेक्ट में आई थी, उस व्हाइट आइस मिरर की सरफेस से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आता है। इसकी बॉडी से लगातार व्हाइट कोल्ड फॉग रिलीज होता है। ये फॉग उस 5 कलर्ड फ्लेम को रोक रहा था। हमें एक चीची की साउंड सुनाई देती है। आइस मिरर की सरफेस पे लगातार कोल्ड वाटर की ड्रॉपलेट्स अपीयर होती हैं। जैसे ये बूंदे मिरर से नीचे रोल करती हो जाती हैं, इन्हें 5 कलर की फ्लेम वेपराइज कर देती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फॉर्मेशन में ये फ्लेम फैल गई है। बस इस फ्लेम के समंदर के बीच में होता है एक स्नो व्हाइट मिरर। अगर कोई ध्यान से देखे तो इसके अंदर 3 ब्लरी फिगर्स दिखाई देते हैं।
जियान की कोल्ड और इंडिफरेंट निगाहें देख रही होती है उस मिरर को जो कि धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। ये 5 फ्लेम से बनी स्काई इंसनरेटिंग फ्लेम इतनी ओवरवेयरिंग है कि इससे जियान भी सरप्राइज हो चुका है। हालांकि उसके और टियानशी के बीच का स्ट्रेंथ गैप काफी बड़ा है, लेकिन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज और 5 रिंग फिल्म एक्सपेरिंग टेक्निक का यूज करके उसने इस गैप को ऑलरेडी काफी छोटा कर लिया है। अगर ये फोर्सफुली इस 5 कलर्ड फ्लेम से फाइट करना चाहते हैं तो लगता है ये मुसीबत को खुद बुलावा दे रहे हैं। ये 5 कलर्ड फ्लेम और भी इंटेंस हो जाती है। इतने हाई टेम्परेचर की वजह से फॉर्मेशन का इंटीरियर लगातार फ्लक्चुएट होता है। इस डिस्टॉर्शन की वजह से स्पेस में क्रैक लाइंस आ रही थी। फ्लेम के अंदर मिरर की वो स्नो व्हाइट लेयर धीरे धीरे मेल्ट होती है। इस मेल्टिंग स्पीड को देख के टियानशी के ग्रुप के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनकी दुई ऑलरेडी सप्रेस स्टेट में, तो फिर उनके लिए 5 कलर्ड फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ और भी टेरिफाइंग हो गई है। बिंगजुआन का हाथ लगातार मिरर को सपोर्ट करता है। वो कहता है ओल्डशी अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो हमारी दुई पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेन पड़ जाएगा। हो सकता है हम तब तक एंड्योर ही न कर सकें जब तक उस लड़के की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की टाइम लिमिट खत्म हो। उसके हाथ से कोल्डशी लगातार आइस लेयर में जा रही होती है। भले ऐसा हो फिर भी उसके हाथ काफी हीट को फील कर पा रहे थे। टियानशी का एक्सप्रेशन बहुत वोलेटाइल होता है। उसने इस 5 कलर्ड फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो कहता है जैसे ही आइस मिरर शैटर होता है तुम दोनों अपनी आइस जोन फोर्स को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना। मैं उस लड़के को एक ही ब्लो के अंदर खत्म कर दूंगा। जब टियानशी की इंडिफरेंट और कोल्ड आवाज उनके कानों में जाती है तो बिंगजुआन और बिंगहुआ हेजिटेट करने लगे थे, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से वो नॉड ही कर सकते हैं। अगर उनके अंदर आइस जोन फोर्स का प्रोटेक्शन नहीं होता तो अभी तक उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन फैल चुका होता। टियानशी इन दोनों के एक्सप्रेशंस को इग्नोर करता है। उसकी आंखें फोकस्ड होती है मिरर के आउटसाइड में। वहाँ पे एक हल्का सा ब्लरी फिगर दिखाई देता है। 5 कलर्ड फ्लेम और भी क्रेजी हो जाती है। इसके टेरिफाइंगली हाई टेम्परेचर की वजह से आइस मिरर पे फॉर्म होने वाली ड्रॉपलेट्स भी बढ़ जाती हैं। जो आइस मिरर कभी थिक हुआ करता था अब वो बहुत थिन हो जाता है। लाइट फॉर्मेशन के अंदर इस एक्सचेंज को देखे सिटी के लोग एकदम स्टंट फील कर रहे थे। उस छोटे से लड़के ने इन लोगों को इतना बड़ा शॉक दिया है कि इसे इमेजिन करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। सिर्फ इसने हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को नहीं हराया बल्कि अभी आइस रिवर वैली के 3 ग्रेट एडलर्स की भी ऐसी हालत हो चुकी है कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहे। अगर इसके बारे में किसी को बताया जाता है तो उसका खून डेफिनेटली खोलने वाला है। तो फिर यहाँ पे तो लोग इस बैटल को देख रहे हैं। जब सभी की फोकस्ड आंखें इस एक्सचेंज पे टिकी हुई होती है तब इनके कानों में क्रैक की आवाज जाती है। इमीडिएटली बहुत सी आंखें नैरो होती हैं। हम देखते हैं कि उस टफ आइस मिरर में कई क्रैक लाइंस फैल रही हैं। इस सीन को देख के लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं क्या ही टेरिफाइंग फ्लेम है। एक्चुअली आइस रिवर वैली के एल्डर्स भी इसे ब्लॉक नहीं कर पा रहे। क्रैक्स और भी तेजी से फैलते हैं। एंड में जाके आइस मिरर झंझन आता है जिसके बाद ये बूम साउंड के साथ फट जाता है। अनगिनत आइस फ्रेगमेंट्स चारों तरफ फैलते हैं। इसके अंदर से एक शॉकिंग आइस कोल्ड और बाहर आता है। एक समय के लिए 5 कलर्ड फ्लेम भी थोड़ी पीछे चली गई थी। जब ये कोल्ड की फैल रही होती है तब टियानशी के बैक पे बिंगजुआन और बिंगहुआ अपने हाथ को रखते हैं। एक वास्ट और माइटी दुई जो कि एक छोटे से आइसक्रीम को भी कंटेन करती थी वो टियानशी की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। जब बिंगजुआन और बिंगहुआ अपनी आइस जोन फोर्स को टियानशी की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें क्रैक का साउंड सुनाई देता है। टियानशी की स्किन में आइस की लेयर फॉर्म होने लगी थी। एक इंस्टेंट के बाद ऐसा लगता है जैसे एक पतला सा बर्फ से बना कपड़ा टियानशी ने पहन लिया है। जब ये आइस की लेयर अपीयर हुई थी तो एक बहुत ही टेरिफाइंग पेल ब्लू कलर कोल्ड लेयर उसकी बॉडी से रिलीज होती है। जब ये पेल ब्लू कलर कोल्ड ची अपीयर हुई थी तो हम देखते हैं कि वो 5 कलर्ड फ्लेम 100 फीट दूर चली गई थी। जैसे जैसे वो फ्लेम हमला करती वहाँ पे एक डेंस व्हाइट फॉग अपीयर होता था। जब उसकी बॉडी पे वो पेल आइस ब्लू लेयर अपीयर हुई थी टियानशी सेंस करता है कि यहाँ पे कितना टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर है, लेकिन अगले ही सेकंड में इसका आधा टेम्परेचर डिसअपीयर हो गया था। उसकी आंखों में कोल्ड ग्लेन फ्लैश होता है। उसकी वो फियर्स दिखने वाली आंखें देखती है जियान को। वहीं पे उसकी आवाज जो कि एक डार्क चिल को कंटेन कर रही थी वो इस फॉर्मेशन के अंदर गूंजती रहती है। टियानशी कहता है लड़के खेल यहाँ पे खत्म हुआ। इसके मुंह से डेंस आवाज बाहर ही आई थी तभी अपने हाथ को क्लेंच कर देता है। वेव आफ्टर वेव लिक्विड जैसी दिखने वाली आइस ब्लू एनर्जी उसके हाथों में इकट्ठी होने लगती है। ये जो फेंट ब्लू आइस एनर्जी थी इसमें बर्फ के कुछ फ्रेगमेंट्स भी दिखाई देते हैं जिनमें से एक अजीब सी चमक बाहर आती है। टियानशी का हाथ इस लिक्विड को ग्रैब करता है जिसके बाद ये अपने हैंड को पीछे खींच देता है। ये ब्लू लिक्विड का क्लस्टर थोड़ा विगल होता है। एंड में जाके ट्रांसफॉर्म हो गया था एक बड़े से बो में। इस बो का साइज 20 फीट से ज्यादा होगा। जैसे बर्फ से बनाई धनुष अपीयर हुआ था यहाँ की कोल्ड लेयर इसमें इकट्ठी होने लगती है। इवन वो मॉन्स्टर 5 कलर्ड फ्लेम थी हम उसे भी थोड़ा सा पीछे होते हुए देखते हैं। टियानशी का एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड था। उसके हाथ बो की स्ट्रिंग को पीछे खींचते हैं। हमें एक क्रिकिंग साउंड सुनाई देता है और उस बो की स्ट्रिंग पूरी तरीके से एक्सटेंड हो गई थी। टेरिफाइंग आइस कोल्ड लेयर इकट्ठी होती है और एक 10 फुट बड़ा आइस एरो अपीयर होता है। इस आइस एरो को सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन सिंक हो गया था। वो सेंस करता है कि जो 5 कलर की फ्लेम नीचे फैली हुई थी उसने इस आइस एरो के आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया है। जियान एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है ये टियानशी दोजोंग क्लास का पीक एक्सपर्ट होने का वर्दी है। इससे डील करने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है। उसकी आंखों में एक फियर्सनेस फ्लैश होती है। उसके हाथों के द्वारा बनाई गई हैंड सीज भी चेंज होने लगती
लगती हैं। जैसे उसके हाथों की हैंड सीज चेंज हुई थी, इस फॉर्मेशन की वो 5 कलर फ्लेम भी चर्न होने लगती है। इमीडिएटली ऐसा लगता है जैसे ये पूरी फॉर्मेशन ही जियान की तरफ जाने लगी हो, स्पेसिफिकली उसके हाथ में इकट्ठी होने लगी है। जैसे जियान के हाथ के ऊपर 5 कलर फ्लेम का अमाउंट और भी बढ़ता है, ये फ्लेम विगल होकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत ही बड़े हैंड में। इसका साइज 100 फीट से ज्यादा चला गया था। वैली एक तरीके का हैंड ग्लव था, क्योंकि जियान अपने हाथ को अंदर डाल के इसे पहन लेता है। दूर से देखने पे ये फ्लेम गॉड की आर्म जैसा लग रहा था, जो कि एक ही स्लैश में दुनिया को तबाह करने की पावर को पोजेस करता है। इस बड़ी सी फ्लेम आर्म को देख के टियानशी का एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो जाता है। वो कहता है ये एरो तेरी जान लेगा। उसके चेहरे पे इमीडिएटली एक फेरोशियस एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है आइस गॉड एरो सीलिंग द वर्ल्ड इन आइस। ये कहने के साथ ही उसने बो को पूरी तरीके से एक्सटेंड किया था और एक बैंग साउंड के साथ वो एरो रिलीज हो गया था। जहाँ से भी एरो पास होता है वहाँ एक सफेद लाइन बनती जा रही थी। इसके सामने फॉर्मेशन भी थोड़ी डिम हो गई थी, लेकिन जियान का एक्सप्रेशन भी फियर्स होता है। उसकी आंखों में ब्लू कलर की लाइन मैग्नीफाई हो रही थी। उसकी आंखों की फियर्सनेस बढ़ती है और उसकी बॉडी थोड़ी स्लगिश होती है। सभी की शॉक नजरों के सामने जियान अपने पैर को हवा में आगे बढ़ाता है। उसका वो इनॉर्मस हैंड आगे स्विंग होता है। ये स्लैम कर दिया गया था उस बड़े से आइस एरो की तरफ, जो एक बहुत ही भयानक मोमेंटम को लेके उसके पास आ रहा है। जियान कहता है फायर गॉड आर्म डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। वो 5 कलर फ्लेम और आइसी ब्लू लाइट मीटराइड की तरह एक दूसरे की तरफ आती हैं। सभी की आंखों के सामने एनाइलेशन जैसे मोमेंटम को लेके एक दूसरे से टकरा गई थी। हमें एक बैंग की साउंड सुनाई देती है। वो इनॉर्मस फ्लेम हैंड किसी फायर गॉड आर्म की तरह नीचे स्विंग होता है। इसकी वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग स्ट्रेंथ कॉन्टैक्ट करती है उस एरो से। हवा में एक क्लैंग वाली साउंड एमिट हुई थी। ये इतनी शार्प और पियर्सिंग आवाज थी कि कई वीक कल्टिवेटर्स के कानों में से खून निकलने लगता है। स्ट्रॉन्ग लोगों ने भी अपने कान बंद कर लिए थे। इस मोमेंट में वो एरो चारों तरफ ब्लास्ट हो जाता है। इसकी टेरिफाइंग कोल्ड एयर की वजह से स्पेस भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय में फ्रीज होने वाला है। एक फ्राइटिंग 5 कलर्ड फ्लेम और वो आइस ब्लू कोल्ड एयर एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं। इनकी कोशिश एक दूसरे को इरोड करने की थी। आधा आसमान 5 कलर के फ्लेम से भरा हुआ था तो आधा आसमान हो गया था आइस ब्लू। ये दोनों ही एनर्जी काफी क्रेजी तरीके से एक्ट कर रही थी। इस शॉकिंग कोलिजन की वजह से पूरा आसमान कांपने लगता है। टियानशी की बॉडी भी आसमान में खड़ी हुई थी। जिस लेवल का प्रेशर उस कोल्ड एयर से एमिट हो रहा था, उससे टियानशी को ऐसा लगता है जैसे उसकी बाहें कोई उखाड़ रहा है। वो क्लियरली जानता था कि अगर उसने एक भी स्टेप पीछे लिया तो वो लार्ज फायर गॉड आर्म उस आइसी ब्लू एरो को तोड़ के आगे बढ़ाएगा और उसकी वहीं पे मिंस मीट बन जाएगी। इस वजह से भले टियानशी को अपनी लास्ट स्ट्रेंथ का यूज करना पड़े, फिर भी वो पीछे कदम नहीं ले सकता। टियानशी का एक्सप्रेशन सैवेज होता है। उसकी वो पॉइजनस स्नेक जैसी आंखें देखती हैं उस ब्लरी फिगर को जो कोल्ड फॉग से थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था। टियानशी चिल्लाते हुए कहता है बिंगजुआन बिंगहुआ, अपनी पूरी दुखी को मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो। बिंगजुआन और बिंगहुआ जो कि टियानशी के पीछे खड़े हुए थे, ये सुन के वो स्टार्टल्ड हो जाते हैं। फिर भी बिना किसी हेजिटेशन के अपने दोनों हाथों को टियानशी की बॉडी पे प्रेस करते हैं। उन दोनों की बॉडी इसकी दुखी दूसरी पार्टी की बॉडी में जाने लगी थी। जब इस वास्ट और माइटी दुखी का सपोर्ट टियानशी को मिल जाता है तो उसकी आर्म का वो प्रेशर भी रिड्यूस हो गया था। उसकी आंखों में एक फियर्सनेस फ्लैश होती है। वो कहता है एक्सट्रीम फ्रीजिंग। उसके मुंह से आवाज आती है और वो ट्रांसफर हुई वास्ट दुखी उसकी बॉडी से दुखी से मिक्स होने लगती है, जिसके बाद ट्रांसफर कर दी गई थी उस आइस ब्लू फॉग में। इस सपोर्ट की वजह से उस कोल्ड फॉग का टेम्परेचर एकदम फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच जाता है। इस मोमेंट में अगर कोई ऑर्डिनरी दोस्तों इस फॉग के अंदर चला जाता है तो बस 10 सेकंड के अंदर उसका पूरा आइस स्कल्पचर बन जाएगा और तो इसमें से सोल भी एस्केप नहीं कर पाएगी। हमारे कानों में क्रैक क्रैक का साउंड जाता है। जैसे ही हल्का सा साउंड अपीयर हुआ था, अगले सेकंड में ऐसे साउंड्स कंटिन्यू होने लगते हैं। जियान की आंखें तब नैरो होती हैं जब वो डिस्कवर करता है कि उसके फायर हैंड पे एक फेंट ब्लू आइस की लेयर चढ़ रही है। इस पतली सी आइस लेयर के सामने इवन वो 5 कलर्ड फ्लेम भी डिम दिखाई देती है। जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टियानशी का रेजिस्टेंस इतना खतरनाक होगा। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होता है। वो कहता है मैं लगातार इनसे नहीं उलझा रह सकता। एक बार स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की टाइम लिमिट खत्म होती है तो फिर मेरी बॉडी का स्टेट काफी वीक हो जाएगा। उस समय टियानशी की तो बात ही छोड़ो, इवन वो आइस रिवर वैली का एल्डर भी मेरे लिए काफी होगा। ये सोचने के बाद वो एक गहरी सांस लेता है। वहीं पे उसकी हाथों की हैंडसीज भी चेंज होनी शुरू हो गई थी। जैसे जियान ने इस एक्शन को परफॉर्म किया था, वो 5 फ्लेम से बनी 5 फायर स्पिरिट्स एकदम ग्लो करने लगती हैं। इनके मुंह से 5 कलर्ड फायर पिलर्स बाहर आते हैं। फाइनली 5 तरीके की फायर एनर्जी एंटर करती है उस एनॉर्मस फायर गॉड आर्म में। जैसे उस फ्लेम आर्म को इन 5 पिलर की स्ट्रेंथ का सपोर्ट मिलता है, ये आर्म एक ब्राइटनिंग ग्लो को अनलीश करती है। जो आइस पर जम रही होती है वो लाइटनिंग स्पीड से डिसअपीयर होने लगती है। जब जियान फायर गॉड की आर्म की स्माइटी स्ट्रेंथ को सेंस करता है तो उसकी आंखों में भी फियर्सनेस फ्लैश हुई थी, जिसके बाद ये अपनी फिस्ट को थोड़ा पीछे लेके आगे की तरफ स्मैश कर देता है। एक बैंग वाला लाउड साउंड क्रिएट होता है। इस कोलिजन की वजह से एक एनॉर्मस एनर्जी रिपल रिलीज हुई थी। ये लाइटनिंग स्पीड से फायर कर्टन में कोलाइड होती है। ऐसा होने से वो फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक एकदम ट्रेम्बल हो गई थी। जैसे ये पंच लैंड हुआ था जहाँ पे फ्लेम और कोल्ड एयर का एक दूसरे में कॉन्टेक्ट होता है, वहाँ पे स्पेस एकदम फट जाता है। एक 5 फुट बड़ा ब्लैक होल अपीयर हुआ था। इसके अंदर की जो डार्कनेस थी उसे देख के लोग चिल फील कर रहे थे। फायर गॉड आर्म को पकड़ के कोल्ड एयर फैलने लगती है। वहीं
पे वो 5 कलर्ड फ्लेम भी एंटर कर चुकी थी उस कोल्ड फॉग में। ऐसा होने से उसका जो फ्राइटिंग पेल ब्लू कलर था वो काफी तेजी से बिखरने लगता है। जैसे जैसे फायर गॉड की आर्म पे और भी ज्यादा कोल्ड एयर फैलती जा रही थी, इसके कोरोजन की वजह से इस पे लाइंस क्रिएट होती हैं। दूसरी तरफ कोल्ड फॉग की स्कैटरिंग भी तेज हो जाती है। ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे को रोड करते हुए डिमिनिश होती जाती हैं। जब टियानशी देखता है कि कोल्ड फॉग और फायर गॉड आर्म एकदम वीक होती जा रही है, उसके चेहरे पे एक सिनेस्टर स्माइल आती है। उसने जियान के इस फ्राइटनिंग अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है। वो बिलीव नहीं करता था कि जियान के ऐसे अटैक को दोबारा से लॉन्च कर पाएगा। अब उसे बस तब तक डिले करना है जब तक स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की टाइम लिमिट खत्म ना हो जाए। ऐसा करने के बाद जियान उसके चंगुल में आ जाएगा। टियानशी की डार्क और कोल्ड निगाहों के सामने कोल्ड एयर स्कैटर होती है। जैसे ही कोल्ड एयर पूरी तरीके से बैनिश हुई थी, वो फायर गॉड की आर्म भी एकदम बूम साउंड के साथ ब्लास्ट हो जाती है। ये कई आइस फ्रैगमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होकर बिखर गए थे। जैसे ही फायर गॉड की आर्म ब्लास्ट हुई थी, टियानशी फाइनली अपनी जॉय को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका चेहरा सिनेस्टर होता है और वो तेजी से हा हा करके हंसना शुरू कर देता है। अचानक से एक चीख की आवाज आती है। टियानशी की ये हंसी भी ज्यादा समय तक नहीं रुकती। ऊपर से आ रहे एक ब्लैक फिगर ने इस हंसी को इंटरप्ट कर दिया था। टियानशी की सिनेस्टर आंखें जाती हैं आसमान की तरफ। उसे दिखाई देता है वो फिगर। वो एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत हो रही है? क्या तुम सच में इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो? टियानशी के वो सूखे हुए हाथ अपनी वॉकिंग स्टिक को पकड़ते हैं। जैसे वो स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक को खाली हवा में पटकता है, उसकी बॉडी में से एक आइसी ब्लू कोल्ड एयर रिलीज हुई थी। क्योंकि ये दोजोंग क्लास के पीक पे था, तो फिर इसकी दुकी से जियान की दुकी कहाँ पे कंपेयर कर सकती थी। ऊपर से आ रहा फिगर बहुत ही स्विफ्ट था। एक ये फ्लैश में वो टियानशी के सामने अपीयर होता है। वहीं पे जियान की लार्ज रोब में से सिजलिंग साउंड सुनाई देते हैं। इस समय वो राख में बदल जाती है। जैसे जियान की काले रंग की रोब गायब हुई थी, एक पाम के साइज का 3 कलर्ड फायर लोटस काफी मिस्टीरियस तरीके से अपीयर हुआ था। अचानक से अपीयर हुए इस फायर लोटस को देख के टियानशी स्टार्टर्ड हो गया था। उसकी बॉडी के सारे पोर्स खुल जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस लेवल की स्ट्रेंथ उस फायर गॉड आर्म में थी, वैसी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ वो इसमें सेंस करता है। इसके अंदर एक तरीके का एनाइलेटिंग हो रहा था। अभी टियानशी की आंखें बिल्कुल पिनहोल की तरह श्रिंक हो गई थी। उसकी इंस्टिंक्ट्स किक करती हैं और उसके शरीर को एक कोल्ड एयर सराउंड कर लेती है। एक घोस्ट लाइक फेस स्विच साउंड के साथ टियानशी के सामने अपीयर होता है। वो 3 रंगों वाला फायर लोटस टियानशी के चेस्ट पे प्रेस कर दिया गया था। इसका मोमेंटम लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा तेज था। ये फियर्स और स्विफ्ट अटैक टियानशी को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। इस तरीके के टेरिफाइंग फायर लोटस को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है। वो ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि जियान ने आखिर इतने कम समय में इस फायर लोटस को कैसे प्रिपेयर कर लिया। खैर, इस पल में उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। टियानशी के पास बस इतना टाइम होता है कि वो अपनी वॉकिंग स्टिक को अपने चेस्ट के सामने ले आए। खैर, यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं अपीयर होता। जियान का चेहरा एक रूथलेस स्माइल को रिवील करता है। वहीं पे उसका वो 3 कलर्ड फायर लोटस प्रेस हो गया था। टियानशी के चेस्ट के सामने उस स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक पे हमें एक बहुत ही बड़ा बूम का साउंड सुनाई देता है। सभी की शॉक्ड आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा फायर स्टॉर्म अपीयर हुआ था। ऐसा लगता है जैसे इसने पूरे आसमान को ही कवर कर लिया हो। ये आग से बना तूफान इतना भयानक था कि इसके चारों तरफ का वो फायर कर्टन भी इसकी पावर को कंटेन नहीं कर पाता। ये भी एक बैंग साउंड के साथ ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे वो 5 फायर स्पिरिट्स भी स्कैटर होने लगी थी। ये फायर स्टॉर्म चारों तरफ फैलता है। बिंगजुआन और बिंगहुआ जो कि टियानशी के पीछे खड़े हुए थे, उन दोनों के पास डॉज करने का टाइम नहीं होता। स्टॉर्म की रिपल उनसे वायलेंटली जाके टकरा जाती है। ये लगातार खून की उल्टियां करते हुए कटी पतंग बन गए थे। फाइनली इनकी बॉडी ये सिटी में जाके स्मैश हो जाती है। ये उस मोमेंटम से नीचे आए थे कि इनकी वजह से बीच में कई बिल्डिंग्स ब्लास्ट हो गई थी। बिंगजुआन और बिंगहुआ की इस हालत को देख के लोग एकदम स्टैंड रह गए थे। इसके बाद उनकी डर से भरी आंखें जाती हैं दोबारा उस फायर स्टॉर्म की तरफ। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल को किसी ने पकड़ के रखा है। आसमान में खड़ा प्रोटेक्टर वो भी इस फायर स्टॉर्म को देखता है। उसकी इल्यूजनरी बॉडी में रिपल्स क्रिएट होती हैं। जियान ने जिस लेवल की फाइटिंग स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया है, उसकी वजह से ये भी मौत का भय फील करने लगा है। अब वो अपने एक्शंस को रिग्रेट करने लगा था। वो सोचता है उसने खुद आगे बढ़ के इस टास्क को कंप्लीट करने का इनिशिएटिव क्यों लिया। जब उस ऑनरेबल एल्डर ने उसे ये टास्क दिया था, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये टास्क बड़े आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बट अब उसे समझ में आया था कि जो टास्क उसे बहुत आसान लग रहा था, वो एकदम खतरों से भरा हुआ है। जब प्रोटेक्टर वो ये सब सोच रहा होता है, तभी एक और बैंग की आवाज आती है। एक फिगर स्टॉर्म के बाहर आया था। हम इसके मुंह से ब्राइट रेड बर्ड को लगातार बाहर आते हुए देखते हैं। प्रोटेक्टर वो की वो शार्प आंखें देखती हैं सफेद चेहरे वाले उस टियानशी को, जिसकी पूरी बॉडी को खून ने कवर करके रखा है। अभी उसकी वो स्नेक शेप्ड वॉकिंग स्टिक बस आधी बची हुई थी। लेकिन अगर प्रोटेक्टर वो की मिजरेबल स्टेट को टियानशी की हालत से कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे टियानशी की ज्यादा बैंड बजी हुई थी। देखने से ऐसा लगता है वो कम से कम सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। एक बूम साउंड करते हुए टियानशी की बॉडी ये सिटी में जाकर टकरा जाती है। ये इतने हैवी मोमेंटम के साथ नीचे स्मैश हुआ था, जमीन पे बहुत ही बड़ा पिट क्रिएट हो गया था। पिट में पड़े हुए टियानशी की कंडीशन के बारे में किसी को नहीं पता होता। लोगों के मुंह से आवाज आती, आइसेवर वैली हार गई। जब उनकी आंखें पिट की तरफ गई थी, तो सीन को देख के उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर एक्सप्लोड होने वाले हैं। आज की बैटल में शॉकिंग मूवमेंट्स की कमी नहीं रही है। आखिर इन लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में ये सीन कितनी बार देखा होगा। प्रोटेक्टर वो की स्टैंड आंखें भी टिकी होती है टियानशी के ऊपर, जिसका
फेट अभी क्लियर नहीं है। उसकी सोल में एक टेरर फैलता है। वो एक बार नोट करके पीछे मुड़ के भागने के लिए तैयार था, लेकिन प्रोटेक्टर वू की बॉडी जस्ट मूव ही हुई थी, तभी उसके पीछे का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। मिस्टीरियसली एक हैंड अपीयर हुआ था, जिसके बाद ही प्रोटेक्टर वू के कंधे पर जेंटली लैंड करता है। उसके कान में एक हल्की सी आवाज जाती है, लेकिन इस आवाज को सुनकर उसकी पूरी बॉडी पॉज हो गई थी। वो कहता है अगर तुमने दोबारा से मूव किया तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। प्रोटेक्टर वू का थ्रोट रोल करता हुआ दिखाई देता है। जब धीरे से उसकी गर्दन पीछे मुड़ी थी तो एक यंग मैन के फेरोशियस चेहरे ने अपने आप को रिवील किया था। अब खैर ये यंग मैन है कौन, ये तो तुम लोग जानते ही होगे, लेकिन तुम्हें ये गलत गैस करके कमेंट में बताना है। देखते हैं तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। वेल, हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, बट ये मत सोचना कि फाइट यहीं पे खत्म हो गई है। असली चीज तो अब शुरू होगी। अभी दोजोंग एक्सपर्ट लड़ाई खेल रहे थे, बट अब एंट्री होगी दोजुन की, और दोजुन भी कोई एक दो नहीं बल्कि कई दोजुन। एक बात तो क्लियर है कि उस आइस रिवर वैली के चीफ को वो फुल पॉइजन बॉडी चाहिए, तो वो अपने आप को डेफिनेटली रिवील करने ही वाला है। लेकिन क्या उसी नेक्स्ट एपिसोड में अपीयर होने वाला है, सवाल बस इसका है। लेकिन एक स्पॉइलर तो मैं दे सकता हूँ, भले जियान ने प्रोटेक्टर वू को कैप्चर कर लिया हो, लेकिन जैसा कि प्रोटेक्टर वू ने पहले बोला है, वो हॉल ऑफ सोल को ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री लेने वाला हॉल ऑफ सोल का दोजुन, जिसे ये लोग ऑनरेबल एल्डर भी कहते हैं। तुम उसे देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, ये भी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन मैं पर्सनली जिस सीन का वेट कर रहा हूँ वो सीन होगा जूनर की ग्रैंड एंट्री का। अगर वो एपिसोड तुम्हें आज ही चाहिए तो फिर ज्यादा नहीं, बस 7500 लाइक्स आज कंप्लीट कर दो। अगर मुझे लगेगा कि लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पहले से ही तुम्हारे लिए एपिसोड को प्रिपेयर कर लूंगा। अब देखो, तुम्हारा भाई तो अपना पूरा काम करता है, अब तुम अपनी हेल गार्डन फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, तो मेरे पास भी एक्स्ट्रा काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा। खैर ये तो रही लाइक टारगेट की बात, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से लाल बटन को दबा के उसे ग्रे कर दो, फिर देखो कैसा मैजिक होता है। तो मैं अगले दिन सुबह 8 बजे न्यू एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर तुम उस एपिसोड को पहले ही देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप बिल्कुल ओपन है। सबसे वॉरियर लेवल का प्लान है बस 29 रुपीज का। वैसे इससे कुछ खास होता तो नहीं है, बट तुम्हारे भाई को समझ में आ जाता है कि कितने लोग उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं। सो डू चेक दैट आउट। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में। भाई का भी वहाँ पे नेक्स्ट लेवल का कल्टिवेशन सिस्टम है, तो उस ऑप्शन को चेकआउट करना मत भूलना। जिन लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो फटाफट से लेफ्ट में क्लिक करके उसे देख सकते हो। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप देख पाओगे नेक्स्ट एपिसोड को। ऑफ कोर्स जब वो आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वरना तो आपके लिए वहाँ पे बेस्ट वीडियो दिखाई दे रहा होगा। तो फिर इन दोनों में चाहे किसी पे भी क्लिक करो। हमारा मिलना होगा वीडियो के उस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।